Hello students, today we'll be discussing the second lecture of NTSC series of the chapter Fundamental Unit of Life, and we'll be discussing the 10 questions. Now the question 1 is the phenomenon by which protoplast of a cell shrinks from cell wall is known osmosis, plasmolysis, glycolysis और diffusion. क्या होगा इसका राइट आंसर? 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं. ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन तो आपको पता होगा कि चीजें मूव करती हैं फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ठीक है. ग्लाइकोलिसिस एंड प्लाज्मोलिसिस. ग्लाइकोलिसिस हो सकता है अभी आपने टर्म नहीं सुना होगा, एंड आपने प्लाज्मोलिसिस भी सुना होगा. इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स. प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है. द राइट आंसर विल बी प्लाज्मोलाइसिस. ठीक है. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन का ही एक टाइप है ऑस्मोसिस. एंड ग्लाइकोलिसिस इज द breakdown of glucose. Glycolysis. Lysis means to break down, and glucose का breakdown होता है वो कहलाता है glycolysis. तो ऐसा तो कोई फिनोमेना नहीं देखने को मिल रहा है. अपने को क्या देखने को मिल रहा है? That is plasmolysis. ठीक है. Next question is ribosomes are the site of. Ribosomes किसकी साइट हैं? फोटोसिंथेसिस की, रेस्पिरेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, या फिर एब्जॉर्प्शन की. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस की. है ना, हम पढ़ भी चुके हैं कि प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है? राइबोसोम्स में होता है. राइबोसोम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, और एक दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी डाला हुआ है. नेक्स्ट इज राइबोसोम्स आर ग्रेन्यूल्स फॉर्म्ड ऑफ. ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है. इसमें पूछा जा रहा है कि जो राइबोसोम्स है वो किससे बने हुए रहते हैं. ठीक है. क्या उसका कंपोजिशन है? ओनली एमआरएनए, ओनली प्रोटीन, आरआरएनए प्लस प्रोटीन, ओनली डीएनए. ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं. अब आपने अभी तक नाम सुना है सिर्फ आरएनए का, और यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ आरएनए दिखाई दे रहे हैं. कभी एमआरएनए, कभी आरआरएनए. तो सबसे पहले हम आरएनए के टाइप्स ही देख लेते हैं कि आरएनए जो है ये डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है. 3 इसके बेसिक टाइप हैं. एमआरएनए, दैट इज मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए. अब ये जो आरआरएनए है ये कहलाता है राइबोसोमल आरएनए. ठीक है. तो एक हिंट आपको यहां से मिल गया होगा, लेकिन ये आपको क्वेश्चन कब समझ में आएगा, कब इसका राइट आंसर टिक कर पाओगे, तब आपको टाइप्स ऑफ आरएनए पता होगा. ओके बच्चों, तो एकदम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, थोड़ा सा हाई लेवल भी आते हैं, तो उस हिसाब से भी हम प्रैक्टिस करेंगे. इन दिस क्वेश्चन द राइट आंसर विल बी आरआरएनए प्लस प्रोटीन. ठीक है. हमें पता है आरआरएनए क्या है? राइबोसोमल आरएनए है, नाम से ही पता चल रहा है. प्लस इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, तो दोनों ही इसका पार्ट हो गए. ठीक है. आरआरएनए एंड प्रोटीन. द राइट आंसर विल बी आरआरएनए एंड प्रोटीन. सिर्फ प्रोटीन नहीं हो सकता है. एमआरएनए का यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, और डीएनए तो हो ही नहीं सकता है. ठीक है. अब एक बात आपको समझनी पड़ेगी बच्चे, कि आपका जो ये लेवल है 9th 10th क्लास का जो लेवल है एनसीईआरटी का, इससे एक लेवल अप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एनटीएससी में. ठीक है. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पोर्शन, कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको 11th के स्टडी करने पड़ेंगे. कुछ 1-2 टॉपिक है जो आपको 12th का भी स्टडी करना पड़ सकता है. तो जो सेल बायोलॉजी का एक चैप्टर है 11th क्लास का, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस आंसर कर पाओगे. क्योंकि 9th में बहुत ही कॉन्साइज्ड वे में दे रखी हैं चीजें, बहुत डिटेल उनकी नहीं मालूम है. ठीक है. तो आप उसको फॉलो करना. एक वीक बाद में वो उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगी, उस चैप्टर पे एक वीडियो बनाऊंगी सेल बायोलॉजी वाले पे, तो आप उसको फॉलो करना. अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आप इस लेवल के सारे क्वेश्चंस इजिली आंसर कर पाओगे. नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the organelle is found in prokaryotes as well as eukaryote? ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जो प्रोकैरियोट में भी पाया जाता है एंड यूकैरियोट में भी पाया जाता है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम्स और ईआर. ईआर इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन 4 ऑप्शंस में से क्या आपका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन फिर से पढ़िए. Which of the following organelle is found in prokaryote as well as eukaryote? एक ऐसा ऑर्गेनल जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा और यूकैरियोटिक सेल में भी मिलेगा. इसके लिए आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं. सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी राइबोसोम्स. मैंने कहा था कि आज राइबोसोम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज ए मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. हमने एक लाइन पढ़ी थी
कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब प्रोकैरियोटिक सेल में सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, है ना, उनमें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है न्यूक्लियस पे, ठीक है। तो इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ए डबल लेयर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, ये नहीं हो सकता है। गोल्गी बॉडी भी नहीं है। ईआर इट इज एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियस, तो उसमें तो प्रॉपर न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो ईआर कैसे होगी। तो एक ही आपके पास एक ही स्ट्रक्चर, एक ही ऑर्गेनल ऐसा बचता है, दैट इज राइबोसोम्स, ठीक है। जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में ही पाए जाते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। याद करने वाली चीज है इसमें, तो और कुछ भी नहीं है कि आपको याद ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय, ठीक है। जैसे हमने सेल की बात की थी, अब सेल बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट हो गया है, हर बच्चे को पता होना चाहिए। ये तो एक 8th स्टैंडर्ड में भी बुक में दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि सेल किसने डिस्कवर किया था। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी या न्यूक्लियस, इन सब की डिस्कवरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, जॉर्ज पेलाडे, कैमिलो, रॉबर्ट ब्राउन एंड आर.एच. विटेकर। अब आपने ये नाम भी सुन रखा है और ये नाम भी सुन रखा है, तो आप कहोगे कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, कैमिलो ने गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। तो आपके पास 2 ऑप्शन बच गए हैं और इन दोनों ही ऑप्शंस का आपको कोई अंदाजा नहीं है कि क्या इनमें से राइट आंसर होगा। तो आपके 50-50 चांसेस हैं आपका जो आंसर होगा वो 50% राइट भी हो सकता है, 50% रॉन्ग भी हो सकता है। तो यहाँ पे आर.एच. विटेकर आंसर नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, या 11th का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एंड जॉर्ज पेलाडे ने राइबोसोम्स डिस्कवर किए थे, तो ये आप मार्क कर लो, राइट आंसर विल बी जॉर्ज पेलाडे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। कौन सा ऐसा ऑर्गेनल है जिसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो साइटोप्लाज्म नहीं, साइटोप्लाज्म के चारों तरफ तो जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। अब बचता है 2 ऑप्शन आपके पास, वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड वन इज वैक्यूल। इन दोनों में से आपको चूज करना है। बाकी के 2 ऑप्शंस इतने इजी थे कि आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है। आंसर ये नहीं हो सकता, आंसर ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन बच गए, ठीक है। इसका राइट आंसर है वैक्यूल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, इसकी मेम्ब्रेन का एज सच कोई नाम नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो वैक्यूल है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो कहलाती है टोनोप्लास्ट। सो द राइट आंसर विल बी टोनोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये पॉइंट आपको ध्यान से पढ़ना है, वी आर टॉकिंग अबाउट हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। व्हाट विल हैपन टू द सेल, अगर एक सेल को आपने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दिया है तो क्या होगा। 4 सिचुएशंस हैं। सेल विल श्रिंक, सेल श्रिंक हो जाएगा। सेल विल स्वेल अप एंड बर्स्ट, स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा, दैट इज फूट जाएगा। नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा सेल में। एंड नन ऑफ द अबाव, इन ऊपर वाली 3 कंडीशंस में से कुछ भी नहीं होगा। तो इसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जिस भी बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, 9th क्लास की एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो आप जाके ये वीडियो देख लेना, बहुत ही अच्छे से आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी इस टॉपिक में। तो यहाँ पे हम इसका राइट आंसर फाइंड आउट करते हैं। पहले तो हम समझ लेते हैं, पहले राइट आंसर टिक करते हैं। सेल विल स्वेल अप एंड बर्स्ट, जो सेल है वो स्वेल अप हो जाएगा और बर्स्ट हो जाएगा। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ऐसा क्यों होगा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे हाइपो का मतलब होता है लेस, टॉनिक मींस कॉन्सेंट्रेशन। अब किसका कॉन्सेंट्रेशन लेस है, ठीक है, एक मीडियम की बात हो रही है, एक सोल्यूशन है, ऐसा समझो ये एक सोल्यूशन है, एंड इट इज हाइपोटोनिक, इट इज लेस कॉन्सेंट्रेटेड। लेस कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है, इट इज डाइल्यूटेड, ठीक है। तो क्या हो गया ये, डाइल्यूट, मतलब इट इज हैविंग मोर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। जिस भी बच्चे को ये सारे कॉन्सेप्ट अभी नहीं समझ में आ रहे कि क्या है सॉल्वेंट, क्या है ये डाइल्यूट, क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन, आप प्लीज वो वीडियो देख लेना, उसमें सारे एक एक टर्म को मैंने डिफाइन किया हुआ है। तो ये हमें अल्टीमेटली इनडायरेक्टली क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि द मीडियम इज डाइल्यूट, मतलब
मोर सॉल्वेंट। और इसमें जब हमने सेल डाला, एक सेल डाला, ठीक है, तो क्या सिचुएशन होगी? सेल के अंदर पानी जाएगा या सेल से पानी बाहर आएगा या कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कोई चेंज ही नहीं होगा सेल में। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या होगा? बिकॉज मोर सॉल्वेंट, यहाँ पे लिक्विड ज्यादा है, मोर अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट, तो वाटर विल मूव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर मूव करेगा। और जब सेल के अंदर वाटर मूव करेगा तो वो स्वेल हो जाएगा और अल्टीमेटली वो फट जाएगा सेल, ठीक है। तो इसलिए ये इसका राइट आंसर था, द सेल विल स्वेल अप एंड बर्स्ट। इतनी बात क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑर्गेनल लैक्स मेम्ब्रेन? ऐसा कौन सा ऑर्गेनल है जिसपे मेम्ब्रेन नहीं है, मतलब वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है? ऑप्शंस आर माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, राइबोसोम्स एंड क्लोरोप्लास्ट। अब आपको अच्छे से पता है कि कौन से ऑर्गेनल्स हैं जिनपे डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है जो, या फिर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। तो आप इस क्वेश्चन में इजीली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड। अब आपको एक चीज पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, ऑल्सो द क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकते हैं। अब आपके पास बचता है वैक्यूल एंड राइबोसोम्स, ठीक है। वैक्यूल एंड राइबोसोम्स में, वैक्यूल हमने जस्ट अभी थोड़ी टाइम पहले ही पढ़ा है कि इसकी मेम्ब्रेन को क्या कह रहे थे हम? टोनोप्लास्ट। अब टोनोप्लास्ट इसकी मेम्ब्रेन है, मतलब ये तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर हुआ। तो आपका राइट आंसर कितना इजीली आ गया? दैट इज राइबोसोम्स। तो आज का पूरा लेक्चर ही राइबोसोम्स के अराउंड घूम रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है, ठीक है। तो राइबोसोम्स इसका राइट आंसर होगा कि ये क्या है? दोनों में पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल एज वेल एज इन प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। दूसरा, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं होता। नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर। अब हमने बात की है कि प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट दोनों में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंट टाइप ऑफ राइबोसोम होगा, कुछ तो उनमें चेंजेस होंगे, है ना, कुछ डिफरेंसेस होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये इतने टाइप ऑफ राइबोसोम लिखे हुए हैं, इसमें से यूकैरियोटिक राइबोसोम्स कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर है ATS। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने ये कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये सब कहां से आ गया है, ठीक है। जो ATS है, ठीक है, एक्चुअली जो राइबोसोम है इसका स्ट्रक्चर इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट, एक बड़ी सब यूनिट। 2 सब यूनिट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है और ये कहलाता है राइबोसोम, ठीक है। अब इसके सामने जो S लिखा हुआ है, S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब ये क्या होता है? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है कि एक पार्टिकल, उसका जो साइज है, मतलब एक पार्टिकल है, एक सॉल्यूशन में सेडिमेंट होने में कितना टाइम लगा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें आपने कुछ पार्टिकल्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब कितने टाइम में वो सेटल डाउन होंगे, है ना, वही तो कहलाता है सेडिमेंटेशन, मतलब नीचे बैठ जाना। कितने टाइम में वो नीचे बैठेंगे, उसके बेसिस पे हम उसका साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वी आर टॉकिंग अबाउट राइबोसोम्स की, अलग अलग साइज के राइबोसोम्स होते हैं, तो वहां हम उनका साइज पता करते हैं बाय कैलकुलेटिंग उनका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ठीक है। तो S वहां से आता है। तो आई होप आपको चीजें थोड़ी बहुत समझ में आई होंगी, धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी, अभी नहीं भी समझ में आ रही हैं तो एक वीक रुक जाओ, एक लेक्चर लेकर आऊंगी, उसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो जो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स होते हैं उनका जो साइज रहता है दैट इज ATS, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स, कि अब जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है वो क्या होते हैं? तो ATS तो हमें पता है कि क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल में मिलेगा। तो क्या बचा अपने पास? 3 ऑप्शंस बचे, 70S, 50S एंड 30S। राइट आंसर इज 70S, ठीक है। तो ये आपको याद करने पड़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में वो ATS होते हैं। इतनी बात क्लियर है। आज सिर्फ 10 क्वेश्चन ही हम डिस्कस करने वाले थे क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं, तो हो सकता है समझने में आपको टाइम लगेगा। अब हर ऑल्टरनेट डे पे हम एक लेक्चर लेकर आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।